हेलो। 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 देखिए, आपका कल जो शुरू किया गया था आईपीसी में एक्सटार्सन शुरू किया गया था भाई, यानी कि उद्यापन। और आपका जो एक्सटार्सन के बारे में अभी सामान्य नियम ही चल रहा था, और कुछ सामान्य नियम और कोरिलेशन पहले देख लिया जाए, और तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। और उसमें जो एक एक पॉइंट हैं अच्छे अच्छे, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्सटार्सन या उद्यापन के बारे में, या आपका उद्यापन या एक्सटार्सन के बारे में आपका अपकर्षण भी कहा जाता है, अपकर्षण। तो उद्यापन या एक्सटार्सन के बारे में जो प्रावधान आईपीसी में किया गया है, वह 383 से लेकर, यानी कि सेक्शन 383 से लेकर 389 तक, यानी कि सेक्शन 389 तक। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये आया कि एक्सटार्सन को जब भी पढ़िए, यानी कि इन धाराओं को जब भी पढ़िए, तो आपका कौन कौन प्रावधान आपको पढ़ने हैं आईपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट में। तो आईपीसी में आपका एक सेक्शन मैं बताया था 508 भी पढ़ना है। फिर आपका एक 503 भी मैं बताया था, 503 आपका बताया था एक्सटार्सन के लिए। और संविदा अधिनियम की धारा आपका 15 बताया था। यानी कि संविदा अधिनियम पहले देखा जाए। संविदा अधिनियम की धारा 15 कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न करके या धमकी देकर या भय दिखाकर संविदा के लिए सम्मति प्राप्त करने के मामले में लागू होगी। यानी कि संविदा का जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को भय दिखाता है कि आईपीसी के तहत जितने अपराध हैं, उन अपराधों को करके या करने का भय दिखाए, या संपत्ति को रोक कर, यानी कि संपत्ति को निरोध करने का भय दिखाए या निरोध करे, और आपका दूसरे पक्षकार से कहे कि तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो हम कहेंगे कि ये जो संविदा है, यह कोर्सन या प्रपीड़न या धमकी या उत्पीड़न के प्रभाव से कारित है। जैसे एक व्यक्ति हैं, बी से कहता है कि हे बी, यदि तुम अपना मकान नहीं बेचोगे मुझे, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये, और बी डरवश, यानी कि धमकी दिया गया, और डरवश बी क्या करता है, अपना मकान ए को बेच देता है। तो ये जो संविदा होगी, ये प्रपीड़न से कारित मानी जाएगी। और बी को विकल्प होगा कि वह कोर्ट में जाकर ये कह सके कि हजूर ए ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर मेरी सम्मति प्राप्त की है, अतः इस संविदा को रद्द करे न्यायालय। यानी कि इस दान को, विक्रय को, जो भी हो, पट्टा हो, क्या करे न्यायालय, रद्द करे। आपका यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, वह चीकम अमीराजू बनाम
चीकम सेसम्मा का केस ज़्यादा बनता है, एलएलएम स्तर पर भी। चीकम अमीराजू वर्सेस चीकम सेसम्मा। समस्या ये आई, आपका यूपी जे में बना है कि आत्महत्या की धमकी देना यानी कि सुसाइड की धमकी देना क्या कोर्सन माना जाएगा कि नहीं। अर्थात ए बी से कहता है कि हे बी, यदि तुम मुझे अपना मकान नहीं बेचोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और बी इस डर के कारण ए को मकान बेच देता है, तो क्या ए ने प्रपीड़न करके मकान खरीदा कि नहीं, ये समस्या है। तो आत्महत्या की धमकी देना चीकम अमीराजू बनाम चीकम सेसम्मा के केस में प्रपीड़न माना गया। रटे रहिए, एक पोर्शन है। आइए आपका 383 से लेकर पहले कोरिलेट कर लिया जाए। देखिए 503 में भी आपको मिलेगा धमकी देना, यानी कि आपका आपराधिक अभित्रास करना। तो अगर आपराधिक अभित्रास किया जाए, चाहे संपत्ति मांगी जाए या न मांगी जाए, तो 503 से वह मामला कवर होगा। और अगर आपराधिक अभित्रास किया जाए, धमकी दिया जाए और प्रॉपर्टी की मांग की जाए, तो ऐसी दशा में यह एक्सटॉर्शन भी माना जाएगा। तो जब आपका एफआईआर होता है तो दोनों धाराएं लगा दी जाती हैं, आपका धमकी भी दिया और एक्सटॉर्शन भी किया। इसके बाद आपका 508 हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपका बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो दिमाग में कि अगर पारलौकिक धमकी दी जाती हैं, यानी कि एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे 10 रुपया नहीं दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा और तुम्हारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा, और यानी कि कैसा प्रकोप दिखाया गया है बताइए। भौतिक की आपका पारलौकिक की लौकिक। पारलौकिक माने धार्मिक, भगवान उठा लेंगे, तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा, ऐसे कहते हैं गांव में आकर। और ऐसी दशा में ऐसे कहने वाले दंड के भागी होंगे। आईपीसी की धारा बनी है कौन सी, 508। अब आइए एक्सटॉर्शन के बारे में कुछ सामान्य बातें भाई देखी जाए। एक्सटॉर्शन शब्दशः तोड़ा जाएगा, 2-4 मिनट सामान्य बातें देखी जाती हैं। देखिए जो ये आपका उद्यापन का अपराध है, ये उद्यापन का अपराध में आपका होता क्या है। एक व्यक्ति किसी दूसरे को या अन्य को क्षति का भय दिखाता है और क्षति का भय दिखाकर दूसरों से या स्वयं जिसको क्षति का भय दिखाया गया है उसको बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि या तो वह कोई संपत्ति दे या मूल्यवान प्रतिभूति दे या ऐसे कागज पर साइन कर दे जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके। अब 2-3 उदाहरण आपको पकड़ना है, आपका सामान्य बातें हो जाए तब 2-3 उदाहरण, तब बेर। इसमें जो आपको कवर करना है मामला, इंटरव्यू में ये पूछा गया था आपका कि एक्सटॉर्शन क्या है। तो ये सही बात है कि चोरी के बाद उद्यापन दिया गया है और राबरी या लूट के पहले। तो एक लोग बताए थे इंटरव्यू में कि उद्यापन चोरी और लूट के बीच का अपराध है, ये भी सही है। संपत्ति संबंधी अपराधों में अगर हम क्रम देखें तो उद्यापन दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर आईपीसी में चोरी रखी गई है और दूसरे में क्या रखा गया है आपका एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का अपराध कब पूर्ण हो जाता है, जब संपत्ति हैंडओवर कर दी जाती है। अगर प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं की गई है तो ये एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट या प्रयास होगा, और इसके लिए हम धारा बताएंगे अभी। आपका एक्सटॉर्शन नहीं क्या होगा, प्रयास।
ये भी पूछा जाता है। यानी कि एक्सटॉर्शन के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वह व्यक्ति स्वतः अपने हाथों से या कोई दूसरा व्यक्ति स्वतः अपने हाथों से चाहे भय दिखाने वाले को या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति का हैंडओवर करे। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, चोरी और एक्सटॉर्शन में तो बाद में अंतर बताया जाएगा। एक्सटॉर्शन में जो अभियुक्त होता है वो स्वयं अपने हाथों से संपत्ति नहीं हटाता, दूसरा व्यक्ति उसे संपत्ति हैंडओवर करता है, देता है। दिमाग में बैठाए रहिए, आपका चोरी में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से संपत्ति हटा रहा था, लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। कई अपराध ऐसे हैं जिसमें कुछ तत्व चोरी के मिलेंगे और कुछ तत्व उद्यापन या एक्सटॉर्शन के मिलेंगे। आपका देखिए और आपका लूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे भाई, एक का दोनों का उदाहरण। ए माने बी ए को रास्ते में मिलता है, ए बी को पिस्टल लगा देता है, पिस्टल लगा देता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ए अपने हाथों से बी के गले में पड़ी चैन निकाल लेता है। तो ये शुद्ध रूप से चोरी हुई। और चूंकि चोरी करते समय मृत्यु का क्या दिखाया गया है, भय, तो अभी आगे हम बताएंगे, कल आ ही जाएगा, ये चोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लूट में। अब उद्यापन देखिए, ये आपका इसी उदाहरण में एक्सटॉर्शन भी मैं करा रहा हूँ। ए बी को पिस्टल सटा देता है और कहता है कि तुम अपने पॉकेट से खुद ही पर्स निकालो और मेरे हाथ में दे दो। तो इस उदाहरण में अभियुक्त संपत्ति हटा नहीं रहा है, बल्कि जिसको क्षति का भय दिखाया गया है वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अभियुक्त को संपत्ति दे रहा है। तो ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन हुआ। और चूंकि तत्काल मृत्यु का क्या दिखाया गया है एक्सटॉर्शन में, भय, तो तत्काल 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 सब कुछ रहे। तो आगे बताया जाएगा ये जो एक्सटॉर्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कह सकते हैं रॉबरी या लूट में। तो आगे हम बताएंगे, पहले एक्सटॉर्शन तो जानिए। तत्पश्चात एक्सटॉर्शन के बारे में ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक्सटॉर्शन में कई व्यक्तियों के बीच ये रिलेशन हो सकता है, अर्थात उद्यापन कई व्यक्तियों के बीच का संव्यवहार हो सकता है। एक संव्यवहार या ट्रांजैक्शन बनाया जाए जिसमें 4-5 व्यक्तियों को रखा जाए। देखिए, ए एक व्यक्ति हैं और बी को, बाबा पर ही देख लिया जाए भाई, सबसे अच्छा उदाहरण है, क्यों छोड़ा जाए। मान लीजिए आपका बी बाबा हैं और ए उनका चेला है, और चेला अपने गुरु को छत का भय दिखाता है। अभी हम छत का भय कवर करेंगे, एक एक उदाहरण। छत का भय दिखाया और चेला ने ये कहा कि हे बाबा, हमारे खाते में आप 1 करोड़ भेज दीजिए क्योंकि पेट्रोल पंप खोलना है। तो अगर खाते में बाबा ने पैसा भेज दिया तो ये एक्सटॉर्शन या उद्यापन का अपराध पूर्ण हो गया। अभी भेजा नहीं है तो ये एक्सटॉर्शन का क्या होगा, प्रयास, यानी कि हैंडओवर। अब बाबा ने अपने हाथों से भेजा कि ये चेला निकाल लिया, तो बाबा ने अपने हाथों से भेजा। इसमें कितने पार्टी हो गई, केवल 2, हमें संव्यवहार। अब दूसरा देखिए, 3-4 पार्टी बना दिया जाए। चेला था, गुरु से कहा कि हे गुरु जी, अगर आप सी के खाते में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो मैं ये जो आपका अश्लील वीडियो है वायरल कर दूंगा और आप बदनाम हो जाएंगे। आपका चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना पड़ेगा। तो चुल्लू भर पानी में न डूबना पड़े इसलिए बाबा पहले ही मर गए। इसीलिए तो, और क्या, समाज यही तो लिखे हैं कि समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको किसको जवाब दूंगा, अतः मैं ऊपर जा रहा हूं और यही चेला हमारा दोषी है। तो इस प्रकार
यानी कि अब बताइए, चेले ने स्वयं अपने हाथ माने संपत्ति की दूसरे को दिलवाया, एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब आइए, बाबा ने संपत्ति नहीं भेजी डायरेक्ट, बल्कि बाबा का एक चेला डी था, और डी या तो ए के खाते में संपत्ति भेज दे या सी के। ये अर्थात ये हो सकता है कि छत का भय किसी और को दिखाया जाए, संपत्ति किसी और से मांगी जाए और संपत्ति पहुंचे कहीं और। ये उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपका बी पिता आपका लड़की है और ए ने इस लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया है, और जैसे कि आजकल व्हाट्सएप से ही बना रहे हैं, एक दो लोग फंसे भी थे कोचिंग के, अपना वाहवाही के तौर पे क्या किए कि व्हाट्सएप अननोन नंबर से कॉल आया, उठा लिए, 1 मिनट बात किए, तब तक 2 मिनट बाद उधर से एडिट करके वीडियो अश्लील आ गई और फोन आने लगा कि पैसा भेजो नहीं तो वायरल 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 कर दूंगी। और एक दो लोग डर गए, 10-20 हज़ार भेज दिए। तो फिर हमारे यहाँ फ़ोन किए, हम कहे कि अब क्या पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पैसा क्यों भेज दिए? तो फिर अपना नंबर वंबर दिया गया, तो पुलिस वालों ने कहा कि डरिए ना, और एफआईआर दर्ज कराई गई। तो पकड़े थोड़े जाते हैं, फर्जी सिम रहता है, गायब एक नंबर अपना करके गायब कर देते हैं सिम जाओ, तो कहाँ जल्दी पकड़े जाते हैं। तो भाई पैसे इस लालच में न पड़िए, आप पैसा भेजिए ना। अब कहे कि हम वायरल करेंगे, तो आप कहे कि तुम वायरल करोगे तो हम भी एडिट किए हैं, तुम्हारा 4 वीडियो वायरल करेंगे देखिए उसके बाद शांत हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, आपका मान लीजिए भी लड़की लड़की है और ये लड़की को धमकी दिया, छत का भय दिखाया कि तुम्हारा अश्लील वीडियो हमारे पास है, वायरल कर देंगे, और इनके पिताजी से पैसा मांग रहा है, सिर्फ डी पिताजी बना दीजिए कि पिताजी से पैसा ए मांग रहा है, लेकिन धमकी किसको दे रहा है? बी को। यानी कि उद्यापन में ये हो सकता है कि धमकी किसी और को दिया जाए और संपत्ति किसी और से मांगी जाए, याद रखिए। और ये भी हो सकता है कि संपत्ति वह खुद न लेकर किसी और को दिलवा दे। ये याद रखिए आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उद्यापन का समव्यवहार कई व्यक्तियों के बीच में समव्यवहार हो सकता है। आपका ये अब एक्सटॉर्शन में आपका एक एक करके देखा जाए, एक लाइन और, दैवीय प्रकोप का अगर भय दिखाया जाता है तो यह एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा, यह 508 का अपराध होगा, दैवीय प्रकोप का। तो अब आपका बेयर एक्ट हमें तोड़ना है। देखिए आपका बेयर एक्ट क्या कहता है और बेयर एक्ट को कैसे तोड़कर आप पढ़ेंगे। उद्यापन की परिभाषा 383 में दी गई है, और देखिए मैं एक एक शब्दों को कैसे आप घर पर भी भाई पढ़िए, भी मैं बता रहा हूँ। उद्यापन किसी व्यक्ति को स्वयं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ उद्यापन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? किसी व्यक्ति को स्वयं, स्वयं मतलब कि उस दूसरे व्यक्ति को, अभी हम बता रहे हैं, स्वयं या उस व्यक्ति को, माने स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को क्या किया गया है? क्षतिकारित करने के शासय, मैं देखिए शासय क्या, शासय क्या किया गया है? क्षतिकारित करने का क्या डाला गया है? भय में। अब देखिए आपका भय में डाला गया है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाता है। यानी कि आपका बेईमानी से क्या किया जाता है? उत्प्रेरित, कि वह क्या दे, या तो कोई संपत्ति दे दे या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दे, मूल्यवान प्रतिभूति अभी हम बताएंगे, या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे, या चिन्ह लगा दे, या मुद्रा लगा दे, जिसे कि किस रूप में कन्वर्ट किया जा सके? मूल्यवान प्रतिभूति। अब यही आपका उदाहरण से समझना है
देखिए आपका भाई ए और बी को देखा जाए, देखिए ध्यान से, आपका ए ने बी को छत के भय में डाला, तो आप लोग बताइए ए ने किसको छत के भय में डाला है? बी को स्वयं। और बी से ही कह रहा है कि आप संपत्ति हमें दीजिए या मूल्यवान प्रतिभूत, या इस कागज पर साइन करिए, इसे मैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूत के रूप में कन्वर्ट कर लूँगा। अभी हम बताएंगे उदाहरण, ये नहीं कि आपका। इसका मतलब ये हुआ कि छत के भय में उस व्यक्ति को सीधे डाला जा सकता है जिस व्यक्ति से पैसा लिया जाए, संपत्ति लिया जाए। तो उदाहरण भी चलते रहना आपका। ए ने किसको छत के भय में स्वयं डाला? बी को। और बी से क्या कहा कि तुम शासक, क्या कहा बेईमानी के साथ कि तुम आपका संपत्ति या मूल्यवान प्रभुत्व दे दो या साइन कर दो। एक और महत्वपूर्ण है आपका, जो छत के भय में ए ने बी को डाला, वह जो ये शब्द आपको पकड़ना है बेरट का, क्या है? शासक। शासक का मतलब ये है कि ए का इरादा यह था कि वह बी को छत के भय में डाले। अगर भूलवश या दुर्घटनावश बी को छत के भय में डाला गया है और इरादा छत के भय में डालने का नहीं था, तो ये किसी भी हाल में एक्सटॉर्शन नहीं होगा। याद रखिएगा पहला पॉइंट जो, इसका मतलब ये हुआ कि छत के भय में डालने का क्या होना चाहिए? इरादा। दूसरा देखिए, या अन्य किसी व्यक्ति को छत के भय में डालता है, तो अभी हमने बताया कि एक्सटॉर्शन का संव्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच हो सकता है। तो किसी अन्य को डालवाइए भाई, आपका ए ने सी को छत के भय में डाला और पैसा या तो सी से मांगा या किसी अन्य व्यक्ति यानी कि किससे मांग लिया? बी से। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति से संपत्ति मांगी जा रही है, ये भी हो सकता है कि स्वयं उसी व्यक्ति को भयभीत किया गया हो शासक, या ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति से संपत्ति मांगी गई उसको भय नहीं दिखाया गया, भय किसी और को दिखाया गया और संपत्ति किसके मांगी गई? किसी और से। जैसे लड़की वाला मैं उदाहरण बताया कि लड़की को धमकी दिया गया कि ये अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे, तो भय किसको दिखाया गया? लड़की को। लेकिन पैसा किससे मांगा जा रहा है? उसके बाप से, फादर से। तो आपका हो सकता है कि अन्य व्यक्ति को भय दिखाया जाए और पैसा किससे मांगा जाए? अन्य व्यक्ति। शासक छत का भय दिखाया गया हो। अब शासक तो मैं बता दिया, अगर अकस्मात भय हो गया या दुर्घटनावश हो गया, भूलवश हो गया, तो ये एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा। जो भय दिखाया गया हो वह इरादे के क्या हो? साथ। और छत का भय, यही छत का भय पॉइंट पकड़ना है आपको अच्छे से। जहाँ तक छत की बात है, जो ये छत शब्द है या इंजरी शब्द है, इसी को पकड़ना है और 4 उदाहरण इस पर देखना है। आपका जो छत शब्द है, इस छत को परिभाषित किया गया है आपका 44 में। यानी कि जब भी ये पढ़िएगा तो आईपीसी की कौन सी धारा आपको पढ़नी पड़ेगी? 44। छत 2 प्रकार की होती हैं। एक छत आपका वैध होती है, दूसरी अवैध होती है, वैलिड इनवैलिड। वैध छत में कोई छत मानी ही नहीं जाती और वैध छत का उल्लेख आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक है। और एक छत होती है जिसे कानून छत मानता है, अवैध रूप से पहुंचाई जाती हैं। तो छत किसको किसको पहुंचाई जा सकती है? तो 4 प्रकार बांट लीजिएगा। शरीर को क्षति हो पहुंचाई, दूसरा क्या है? संपत्ति को, तीसरा आपका ख्याति को, और चौथा मन को।
भाई 4 छत याद रखे। छत किसको पहुंचाई जा भय दिखाया जा सकता है? छत में कितनी छतियां शामिल हैं? 4। अब चारों पर एक एक उदाहरण हमें देखना है। देखिए ध्यान से भाई। बी से ए बी को छत का भय दिखाता है कि हे बी, अगर तुम 5 लाख रुपया हमें नहीं दिए तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ दुराचार कर दिया जाएगा आपका, या ये कह सकता है कि तुम्हारा अंग भंग कर देंगे, तुम्हें पकड़कर कमरे में बंद कर देंगे, तुम्हें दास बना लेंगे इत्यादि, जो भी कहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शरीर की छत का भय दिखाया गया है, वह भी भय माना जाएगा और एक्सटॉर्शन होगा। दूसरा एक दो उदाहरण संपत्ति का भय चल ही रहा है। ए बी से कहता है कि अगर तुम 5 लाख रुपया नहीं दिए तो तुम्हारे घर हम क्या करेंगे? चोरी कर लेंगे, तुम्हारे घर डकैती कर लेंगे, तुम्हारा ये जो बैल वैल हैं लेकर भाग जाएंगे और अंत में मकान जलाकर राख कर देंगे। तो बताइए किसका छत का भय दिखाया गया? प्रॉपर्टी। अब आपका दूसरा आ गया कि भाई तीसरा आपका ख्याति। तो ख्याति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ख्याति में आपका हुआ ए ने बी को छत की भय दिखाया और कहा कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, अगर तुम, जैसे बाबा का चेला ने दिखाया, सबसे अच्छा है ख्याति पर कि बाबा के चेला ने बाबा को भय दिखाया कि आपका वीडियो हमारे पास है, एक बार वायरल कर दूंगा तो आपका जो ये गुडविल है, समाज में ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वह बेकार हो जाएगी और आप पैसा दे दीजिए। तो क्या ख्याति की अपहानि का भय दिखाना भय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आइए आपका अब भय, ख्याति का भय दिखाया जाए। अब एक आपका लास्ट में बचा मन को क्षति का भय। यहाँ से इंटरव्यू में भी आपका क्वेश्चन बना है कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो मन की भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं, मन को क्षति के। ख्याति पर एक और बता दिया जाए भाई, हल्का सा स्पीड बढ़ाने पर छूट जा रहा है मामला। ख्याति पर एक और आता है। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 5 लाख रुपया दे दो और नहीं तो अपमानजनक जो बातें हैं मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, पेपर में छपवा दूंगा। तो ये ख्याति का भय ही दिखाया गया है। किसका भय? ख्याति का। मन का ये, क्या मन को भी क्षति होती है? सबसे खतरनाक इस समय यही है, भले आप न पकड़ रहे हो। यानी कि विश्व में जो सबसे खतरनाक चल रहा है, आपका मन वाला ही चल रहा है। मन को क्षति होती है। मन को क्षति के कुछ उदाहरण देखिए। आपका 2-3 उदाहरण मैं भी बता रहा हूँ, इंटरव्यू में भी पूछा गया है। मन की जो भावनाएं हैं, यानी कि न तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा, संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचा, आपका सुनाम या गुडविल या आपकी प्रसिद्धि भी नहीं गई, लेकिन जो किसी व्यक्ति की मन संबंधी भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं आहत होती हैं, उन पर चोट पहुंचती हैं, तो उसी को हम मन संबंधी अपराध कहते हैं, जो मन पर चोट पहुंचाए। और इन अपराधों को देखिए जो मन को क्षत पहुंचाते हैं। आपका एक अश्लीलता, अश्लीलता हो गई। दूसरा आपका धर्म से संबंधित अपराध। तीसरा आपका जो विवाह से संबंधित अपराध हैं। 3 तो रट कर जाइएगा। ये व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। ध्यान से देखिए, अश्लीलता के बारे में प्रावधान पूछा गया था अभी आपका 292 और आईपीसी 293 में है। 292 पर एक क्वेश्चन बनता है, केस हिकलिन का वाद। खूब रट कर जाइएगा। हिकलिन का वाद किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 292। अश्लीलता को परिभाषित किया गया।
आईपीसी में 2 धाराओं में है, 292, 293। अश्लीलता में आपका मन की जो गलत भावनाएं होती हैं उसको धक्का पहुंचता है, उस पर चोट लगती है, शरीर पर नहीं। इसके बाद धर्म संबंधी अपराध हुए आपका 295 से 298 तक दिए गए हैं धर्म संबंधी अपराध। इसमें ध्यान से समझिए भाई, सबसे खतरनाक किस समय है मैं बता दूं। धर्म संबंधी जो अपराध हैं वह व्यक्ति की जो मन की धार्मिक भावना होती है उस पर आघात करते हैं। अब आइए एक दो उदाहरण। ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 5 लाख दे दो, नहीं तो तुम्हारे मंदिर में गाय का मांस फेंक देंगे। या अगर मुस्लिम है तो कह सकता है कि तुम्हारे मस्जिद में सुअर का मांस फेंक देंगे। तो ये आपका कोई संपत्ति नहीं गई, शरीर भी को नहीं नुकसान पहुंचा, ख्याति को भी नहीं पहुंचा, बल्कि उसकी जो मन संबंधी धार्मिक भावनाएं हैं उस पर क्या किया जा रहा है, अटैक। अब 2-3 उदाहरण देखिए इस पर अच्छे अच्छे, ताकि दिमाग में बैठे, मन को क्षत पहुंचती। देखिए आपका मुस्लिम विध में पैगंबर साहब का चित्र बनाना आपका प्रतिबंधित है, चित्र नहीं बना सकते, अदृश्य आपका इबादत होती है। तो आपका फ्रांस की एक पत्रिका ने कार्टून छाप दिया। तो भाई नियम ये है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन दूसरे की धार्मिक भावनाओं का भी क्या रखिए, ख्याल। और यहीं फ्रांस में नहीं हुआ तो भाई जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। उन्होंने सोचा कि धर्म नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो जाकर पत्रिका के ऑफिस पर हमला किया, कई लोगों को मार दिए। भले बाद में वो मारे गए, अलग बात है। इसी प्रकार आपका पाकिस्तान का भी देख सकते हैं, जो आतंकवाद फैला रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, केवल धर्म के नाम पर उगलता है और कुछ नहीं। आपका अफगानिस्तान में देख लीजिए, धर्म के कारण ही तालिबान आया और कोई कारण नहीं था। तालिबान ने लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया कि अमेरिका बाहर से आया, ईसाई धर्म का है और हमारी धार्मिक परंपराओं को क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से नष्ट। और इसका बहुत बखूबी लाभ मिला, कुछ अधिकारियों को बहलाया फुसलाया, कुछ बड़े अधिकारियों को। और देखोगे किसी ने युद्ध नहीं लड़ा, ज़्यादातर क्या कर दिए, तालिबान के आगे सरेंडर। बस ये है कि धार्मिक भावनाएं भड़का दी गई कि भाई इस्लाम की रक्षा करना है तो अमेरिका को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। और धर्म के नाम पर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, वो अलग बात है। यानी कि आपका कुल मिलाकर आपका कह सकते हैं कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करना भी एक्सटार्सन माना जाएगा। जैसे अब 2 उदाहरण बता ही दिया गया। तो क्षति का भय, अब यहाँ जो क्षति का भय आपका दिखाया जाए, आपका 2 और पॉइंट याद रखने हैं। आपका एक मियार्ड का केस याद रखना है, जिसमें कि एक पादरी ने एक बेश्या से रिलेशन बनाया। एक व्यक्ति यह जान गया था और कह रहा था कि मैं इसको गांव में प्रचारित कर दूंगा, आप पैसा दीजिए। तो ये शुद्ध रूप से एक्सटार्सन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका 2 समस्या बनती हैं, ध्यान में रखिएगा। जो आपका क्वेश्चन बनता है कि झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी देकर एक्सटार्सन करना और सत्य मुकदमा। तो भाई 2 मुकदमे कराया जाए। एक व्यक्ति है, बी से कहता है कि तुमने जो कार्य किया है, इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ आपराधिक मुकदमा करूंगा और नहीं तो 5,000 रुपया दे दो। जैसे आजकल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। और आपका कई ऐसे मामले दुराचार में भी आए, जहां की लड़कियां भी ब्लैकमेल कई लोगों की कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम क्या कर देंगे, मुकदमा।
तो अब समस्या देखिए कहाँ यहाँ गवर्न करना है। अगर मान लीजिए कि वास्तव में मुकदमा सही था और पीड़ित मुकदमा कर सकता था, पैसे की मांग किया और पैसे की मांग पूरी हो गई तो मुकदमा नहीं किया, तो क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यानी कि सत्य मुकदमा कायम करने की धमकी देकर संपत्ति प्राप्त करना उद्यापन का अपराध माना जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा। और दूसरा हम झूठा मुकदमा देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर दूंगा, 5,000 नहीं देते, जैसे एक उदाहरण, ए बी से कहता है कि हे बी तुम मुझे 5,000 रुपया दे दो और नहीं तो मैं गांव में ये बात प्रचारित कर दूंगा कि तुम्हारा जो रिलेशन है वह बदनाम औरतों के साथ है। भले ये बात झूठी हो लेकिन गांव में हम क्या करेंगे, पूरा माहौल खड़ा कर देंगे और 5,000 ऐंठ लिया। तो बताइए झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी देकर पैसा लेना एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यानी कि 2 पॉइंटों पर आपको दिमाग स्थिर करना है। सत्य मुकदमा करने की धमकी देकर उद्यापन करना, वो भी उद्यापन, पैसा लेना। झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी देकर, वो भी उद्यापन। यानी कि अब आगे बढ़ा जाए तो आपका हमने ये बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं माने दूसरे को या किसी अन्य को माने थर्ड पर्सन को शासय इरादे के साथ क्या डाला था, छत के भय में। और छत के भय में, यह अभी आधा आवश्यक तत्व हुआ, तो छत के भय में डालकर क्या करता है, तो उस व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से क्या कोई संपत्ति, दूसरा हम क्या लिखवाए थे, कोई मूल्यवान प्रतिभूत या किसी दस्तावेज पर क्या कराता है, हस्ताक्षर या मुद्रा लगवा देता है या अंगूठा लगवा देता है, चिन्ह बनवा देता है और बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। यानी कि जो छत का भय दिखाया है वह दूसरे पक्षकार को डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, तो चोरी में बेईमानी से बताया गया था। बेईमानी शब्द कहाँ परिभाषित है, तो 24 में, यानी कि सदोष लाभ या सदोष हानि के लिए कार्य करना। तो आपका बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, उकसा देता है कि क्या दे दो, या तो संपत्ति या क्या मूल्यवान प्रतिभूति या क्या किसी कागज पर साइन कर दो, और ये साइन करोगे तो हम इसको किस में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, मूल्यवान। अब इन्हीं तीनों को जानना है अच्छे से। पहले हम प्रॉपर्टी पर आते हैं। बताइए तो आपका क्वेश्चन अगला, उद्यापन का अपराध किस संपत्ति के प्रति हो सकता है? तो आप लोग बताइए, क्या हमने यहाँ चल या अचल कहीं लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? तो संपत्ति मतलब कौन सी संपत्ति? दोनों। तो पहला पॉइंट बदलना आपको दिमाग में रखना है, चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति, जबकि एक्सटॉर्शन का अपराध चल अचल दोनों। अब संपत्ति में एक अचल दिलवा दिया जाए, एक चल दिलवा दिया जाए, तब सही रहेगा भाई। जैसे ए बी से कहता है कि हे बी तुम मुझे अगर 10 रुपया नहीं दिए या अपनी वाहन नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो धमकी देकर वाहन ले लिया, पैसा ले लिया, तो ये चल संपत्ति हुई। फिर ए बी से कहता है कि हे बी अगर तुम अपना मकान हमें नहीं लिखे तो सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। तो बताइए, छत का भय दिखाया और छत का भय दिखाकर क्या लिया, चल की अचल? अचल। भाई क्या लिया है, मकान ले लिया, तो क्या है मकान? अचल। लिखो मकान, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा वीडियो वायरल या तुम्हारा जान से मार देंगे। तुम्हारी धार्मिक भावना को हम क्या पहुंचाएंगे, ठेस, ख्यात को ठेस पहुंचाएंगे। यानी कि पेपर में क्या करेंगे, उल्टा सीधा छपवा देंगे। तो आइए देखा जाए मूल्यवान प्रतिभूत। मूल्यवान प्रतिभूत यहाँ जब भी पढ़िएगा तो धारा 30 पढ़िएगा।
यानी कि आईपीसी की धारा 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब हुआ कि ऐसी प्रतिभूति या ऐसा दस्तावेज जिसका कुछ मूल्य हो, यानी कि जिसे धन के रूप में कन्वर्ट किया जा सके या जिससे कोई अधिकार मिले, अधिकार छिन जाए, तो एक कम से कम मूल्यवान प्रतिभूति बनाई जाए। और प्रामिजरी नोट पर हम एक बना रहे हैं, वचन पत्र, भाई ज़्यादा नहीं, एक उदाहरण। यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति में धन भी शामिल है। आपका कागज वगज पर लिख दिया गया, उससे अधिकार मिल गया, छिन गया, विस्तृत हो गया, समाप्त हो गया, वो भी शामिल है। लेकिन एक उदाहरण आपका प्रामिजरी नोट या वचन पत्र पर देखा जाए। ए बी से कहता है कि तुम इस पर लिखो और साइन करो कि तुम मेरा 5,000 रुपया उधार लिए हो, तुम मुझे चुकाओगे, बिना शर्त के चुकाओगे, और स्पष्ट वचन दो कि तुम मुझे 1 साल में पैसा क्या करोगे, और इस पर लिखो और अंत में क्या करो, साइन। ये शुद्ध रूप से क्या कहलाएगा, वचन पत्र कहलाएगा। और चूंकि इससे ये क्या पालेगा, 5,000 रुपया पालेगा, तो ये जो कागज पर लिखवाया गया है बी से, ये वचन पत्र होगा, मूल्यवान प्रतिभूति होगी। क्योंकि ए को इससे अगर ए के पास ये रहे तो ए को कितना मिल सकता है पैसा, 5,000। नहीं देता भी तो मुकदमा ये कर सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30 में आप डिटेल में देखेंगे। लास्ट में है कि किसी दस्तावेज पर साइन करा लिया है धमकी देकर, या हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर कराया, या कोई चिन्ह लगाया, या अंगूठा लगवा दिया। अब देखिए, और ऐसा दस्तावेज है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कि उस कागज से या तो पैसा मिल जाए, अधिकार मिल जाए, अधिकार छिन जाए, अधिकार विस्तृत हो जाए इत्यादि। पूरा बताना संभव नहीं है। एक चेक का उदाहरण सबसे अच्छा देखा जाए। ए बी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम अपने चेक पर साइन करो और वह चेक हमें दे दो, रकम भरो या न भरो, मैं रकम भर लूँगा, तुम केवल चेक पर क्या करो, साइन। या आपका अब बताइए, चेक पर जो साइन बी ने किया और छत का भयवश ए को दे दिया, तो क्या यह मूल्यवान प्रतिभूति माना जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ए जाकर बैंक में क्या कर सकता है, चेक भुना सकता है और पैसा वसूल सकता है। तो एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ए बी से कहता है कि इस विलेख पर तुम अपना अंगूठा लगाओ। तो अब बताइए, बी अंगूठा लगा दिया और विलेख ऐसा है जिससे पूरा मकान ही ए को मिल गया, तो ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं? धमकी दिया गया है तो माना जाएगा। और ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा दिया गया तो ये आपराधिक बल का प्रयोग, क्रिमिनल फोर्स, पकड़कर अंगूठा क्या किया गया, भाई बल का प्रयोग किया गया। और एक मर गया था व्यक्ति, अंगूठा काट कर ही क्या किया, तो 297, और अंगूठे में अगर अंगूठी थी तो 404। यानी कि कई धाराएं आपस में क्या हो रही हैं, तो इसको अलग से बताया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका एक्सटॉर्शन में ये निकला कि कोई व्यक्ति है, लास्ट में एक लाइन, दूसरे व्यक्ति को, स्वयं दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य को आशय के साथ किसमें डाला हो, छत के भय में, और जिस छत के भय में डाले गए व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से उनको बेईमानी से उकसाता है। क्या उकसाता है कि क्या दे दो, कोई संपत्ति या क्या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसे कागज या दस्तावेज पर साइन करो या चिन्ह लगाओ जिसे किस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में, तो यह एक्सटॉर्शन माना जाएगा। और यहीं अगर सब कुछ तत्काल 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 हो
तो बस एक लाइन में यह एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लूट में। अब एक कम से कम भूमिका तो आज बांध दिया जाए ताकि थोड़ा थोड़ा धाराएं बता कर 383 लगभग समाप्त हो गई। आपका भूमिका बांध दिया जाए भाई। देखिए आपका 390 में कल पढ़ाया जाएगा आपका राबरी या लूट है। लूट या तो चोरी लूट में कन्वर्ट होती है या उद्यापन, यानी कि पहला पॉइंट ये आया कि लूट या राबरी एक स्वतंत्र अपराध नहीं है, यह सीरियस ऑफेंस है। तो किसका सीरियस रूप है, या तो चोरी या किसका, उद्यापन। अब चोरी कब लूट में कन्वर्ट होगी, ये कंडीशन बताना है, और इसमें टेक्निकल 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कब एक्सटॉर्शन आपका लूट में कन्वर्ट होगा, तो देखिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वही आपको देखना है, चोर वाला। एक चोर था, ध्यान से देखिए भाई कैसे समस्या, आप भी भ्रम में आ जाएंगे। और इसी में आपका इधर उदाहरण ज़्यादा दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, वो लिखवाया नहीं जा सकता, दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, उदाहरण बैठाना पड़ता है। उसके बाद एक्सटॉर्शन में केवल धाराएं हैं 2-2 लाइन का, वो कल हम बताएंगे। आपका भूमिका बांध दिया जाए, आपका एक कम से कम उदाहरण याद करके जाइए जो बार बार आपका प्री और मेंस में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में भी। देखिए एक चोर है, यह आपका बाक्स चोरी किया और बाक्स चोरी करके भाग रहा है सिर पर लेकर, और लोग इसका पीछा कर रहे हैं। अब देखिए इसी में आपका 4-5 समस्या बनाएगा। तो अब बाक्स अपने सिर पर लिया है, एक हाथ से पकड़ा है और एक हाथ से लोगों पर पत्थर बरसा रहा है ताकि लोग पीछा न करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा बनता है कि बाक्स नीचे रख दिया है और नीचे रख कर अपना उस वहीं बगल में ही और पत्थर बरसा रहा है कि लोग भाग जाएंगे, तो बाक्स लेकर हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। तीसरा जो बनता है कि बाक्स छोड़ दिया और छोड़कर भाग रहा है और फिर भी लोग पीछा कर रहे हैं और लोगों पर क्या बरसा रहा है, पत्थर मुड़ मुड़ के। तो इसमें कौन सा चोरी तो किया है, अब कौन सी चोरी लूट में कन्वर्ट होगी, इसमें कौन सी नहीं होगी, तो फिर एक बार सतर्क रहना है। अगर वह बाक्स पूरी तरह छोड़ दिया है और भाग रहा है और फिर लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो आपका कह सकते हैं कि ये चोरी तो होगी लेकिन आपका लूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चोरी लूट में कन्वर्ट तभी होगी जब चोरी करने के लिए माने जाते समय, या चोरी करने के दौरान, या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयास में भय दिखाया गया, हिंसा की गई हो। और जो ये उदाहरण हम बताए, ये तो चोरी किया और चोरी की संपत्ति फेंक दिया, भाग रहा है, और पत्थर क्यों बरसाया, तो तीनों उद्देश्यों में से किसी के लिए नहीं बरसाया। वह क्यों बरसा रहा है, ताकि हम क्या करें, अपना बचाव लें। तो ये चोरी है लेकिन राबरी में कन्वर्ट नहीं होगी। इसी पर आपका अच्छा उदाहरण बनता है, पाकिट मार का बनता है, आपका डलिया काटने वाले का बनता है, यानी कि बहुत अच्छे नथुनी खींच लेना, कान की बाली खींच लेना, तमाम आपके उदाहरण बनेंगे। एक्सटॉर्शन का भी एक लास्ट में बता दिया जाए। एक्सटॉर्शन भी कुछ दशाओं में कन्वर्ट होगा राबरी में, आपका कब, जबकि सब कुछ तत्काल 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 हो। यानी कि बस एक याद रखे, सिंघम वाली स्टाइल, अभी के अभी, तो बस एक लाइन याद रखे, तो तत्काल तत्काल तत्काल। तो एक और धारा पढ़ कर आइएगा, तत्काल 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 में आईपीसी की मैं धारा बता रहा हूँ, कौन सी, 94। देखिए एक शब्द पर कितना अंतर आ जाता है। डकैतों का एक गिरोह है, एक लुहार को पकड़ लेता है और उसे मृत्यु का भय दिखाता है कि चलो ताला तोड़ो, और वह लुहार ताला तोड़ देता है तिजोरी का। लुहार दंड का भागी होगा कि नहीं।
बताइए, एक बार बैरक देखिए तत्काल कितना महत्वपूर्ण का है। फिर एक बार देखिए, तत्काल मृत्यु का भय और मृत्यु का भय जमीन आसमान का अंतर है। यही दो चार पॉइंट पकड़ने हैं। अगर इस उदाहरण में ये दे कि लुहार को तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया तब तो लुहार बच जाएगा, लेकिन अगर दे कि मृत्यु का भय तो उसमें तत्काल नहीं है। तो उसी प्रकार एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट होगा, कल बताया जाएगा, लेकिन याद से रखिए अभी जब सब कुछ क्या हो, अभी के अभी, तत्काल तत्काल तत्काल। और लास्ट में एक उदाहरण देखिए तत्काल का लास्ट में, क्योंकि भाई आज 10-15 मिनट कम ही क्लास चलेगा, धीरे धीरे देखिए। आपका ए बी को छत का भय दिखाया और पिस्टल तान दिया, और तो बताइए तत्काल मृत्यु का भय दिखा दिया कि नहीं, तत्काल हो गया। बी से कहा कि तुम तत्काल अभी के अभी अपने पॉकेट में हाथ डालो और पर्स निकाल कर हमें दो। तो सब कुछ वही हो रहा है। तत्काल छत का भय दिखाया गया, तत्काल कहा गया कि पैसा दो, और जिसको छत का भय दिखाया गया है वह अभी सामने क्या है, मौजूद। तो सब कुछ तत्काल 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 हो तो अब ये एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट होगा। अब यहीं से उदाहरण चेंज करना है। ए बी को फोन से छत का भय दिखाता है कि 5 लाख भेज दो नहीं तो मार दिए जाओगे, ये एक्सटॉर्शन। लेकिन बी सामने हो, तुरंत मार दिए जाओगे और तुरंत 5 लाख ला कर दो, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तब तुरंत इसी को हम क्या कहेंगे, लूट। ये कल बताया जाएगा, ये नहीं कि समाप्त हो गया, अभी तो आपका ट्रेलर केवल बताया गया, यानी कि जो फिल्म आती है तो 2 मिनट का क्या होता है। हाँ देखिए बता दी भाई। हाँ, तो भाई आपका यानी कि आपका फिल्म आती है तो 2 मिनट का जो आता है शुरुआती दौर में, ये होगा इसमें। तो अच्छा ये चैप्टर है आपका। जैसे ही आप बराबरी पढ़ेंगे वैसे ही अब कम कम आएगा, यानी कि आपका प्रयास किया जाए इसको भी भाई स्पीड में पढ़ाने का, क्योंकि जल्दी आईपीसी बड़ी है। तो भाई कल क्लास चल